हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पार्ट 12। क्वेश्चन में गिवन है कि संजय 20,000 रुपये को 4 भागों में बांटकर 1 वर्ष के लिए उधार देता है। यदि वह 4,000 रुपये 6% पर, 7,000 रुपये 7% पर और 3,000 रुपये 8% पर दिया हो तो शेष राशि को वो किस ब्याज दर पर उधार दिया होगा जिससे कि उसे पूरी राशि पर 7.35% दर से ब्याज प्राप्त हुआ हो। तो चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं इसका क्या आंसर आएगा। तो संजय ने जो है 20,000 रुपये को 4 भागों में बांट कर जो है उसने उधार पे दिया है। तो जो 20,000 रुपये में से पहले 4,000 रुपये पे जो उसने ब्याज दिया है वो 6% पर दिया है। तो उसने 1 साल के लिए ब्याज पे दिया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, वर्ष के अंत में पूछ रहा है कि उसने कितना किया है 1 वर्ष के लिए। तो पहले वाले का ब्याज यहाँ से निकल जाएगा, दूसरे वाले को जो है उसने 7,000 रुपये को 7% के हिसाब से दिया है। तो अगर मैं इसकी 7 से गुणा कर दूँ 1 साल के लिए तो यहाँ से दूसरे वाले 7,000 रुपये पे ब्याज आपका आ जाएगा। और थर्ड वाले को क्या कहता है, वो 3,000 रुपये पे उसने ब्याज पे दिया है। तो 3,000 रुपये का 8% पे ब्याज पे दिया है 1 साल के लिए। यहाँ से थर्ड वाले का ब्याज निकल जाएगा आपका बेटे। अब क्या कहता है, शेष राशि बची कितनी, देखो मैं बताऊँ। 7,000 ये, 3,000 ये, 10,000 ये और 4,000 ये, 14,000 रुपये तो उसने दे दिए ब्याज पे। बाकी 6,000 रुपये बचे। ठीक है, बाकी 6,000 रुपये पे वो किस दर पे देगा, तो दर का हमको नहीं पता। तो बाकी 6,000 रुपये को मैं मान लेता हूँ कि वो 8% के दर पे देगा। ठीक है, 1 साल के लिए अपॉन 100। तो यहाँ से वो क्या कहता है कि पूरी राशि पर उसको 7.35% के दर से ब्याज प्राप्त हुआ हो। तो पूरी राशि आपका कितना है बेटे, 20,000 रुपये है, जिसका 7.35% का ब्याज है। 7.35% बटे 100। ठीक है, ये टोटल के अपॉन में 100 भी लिख सकते हो, गुणा 1। कहने का मतलब ये है कि ब्याज निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो टोटल पे 7.35% का ब्याज अगर ये बता रहा है, ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं आपको क्लियर कर दूँ तो देखो बेटे, मैं इसको जो है थोड़ा शॉर्ट ट्रिक में सॉल्व करूँगा, आप ध्यान रखना। देखो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 60R। ठीक है, 60R बराबर यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे ये जब पॉइंट हटेगा तो नीचे 2 जीरो आ जाएगी। ठीक है, उस 2 जीरो से मैं यहाँ पे 2 जीरो काट दूंगा, इसके बाद 100 वाले 2 जीरो से ये काट दूंगा। तो 735 दूनी होता है बेटा 1470। ठीक है, अब मैं इधर वाली वैल्यूज़ को मैं आपको क्लियर कर दूं तो ये देखो 6 चौक 24 और 8 तियाई 24, 24 दूनी कितना होता है 48,000। ठीक है, और 24,000, देखो 6 चौक 24,000 और 24,000 48,000 और 7 7 49,000। तो 48,000 और 49 होता है बेटा 97,000। मैं आपको क्लियर कर दूँ, 48 48 96 और 48 और 49 होता है 97,000। 97,000 का मैं आपको क्लियर कर दूँ तो 3 जीरो रहता है, बटे में 100 आपका सबके साथ है ना। तो 100 आपका इसमें क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो 97,000 ऊपर आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 970 आ जाएगा। तो 1470 में से अगर मैं 970 माइनस कर दूं तो आपको क्लियर हो जाएगा बेटे, यहाँ बचेगा आपका 500 रुपये। तो अगर मैं जीरो से जीरो काट दूं तो यहाँ बचेगा बेटे 6R बराबर 50, जिसको फ्रैक्शन फॉर्म में आपको क्लियर कर दूं कि इस फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे हो जाएगा कि आर की वैल्यू जो आपकी आएगी ना, ये आएगी बेटे 50/6। ठीक है, 6 नीचे आ जाएगा। तो 6 अट्ठे 48, आपका 2/6 को 1/3 बोलते हैं, जो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। 8 होल 1/3%। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको क्लियर हो गया होगा। ये वेरी इजी क्वेश्चन था। लास्ट पार्ट में इस क्वेश्चन में हम थोड़ा सा कन्फ्यूज हो गए थे, तो मैंने आपको नेक्स्ट पार्ट में इसको क्लियर करा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटे सॉल्व करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, एक सेकंड, ये थर्ड क्वेश्चन आपका आ गया, सेकंड वाले पे चलते हैं। कह रहा राजीव एक मोटरसाइकिल खरीदा तथा 15,000 रुपये का तत्काल भुगतान कर दिया उसने। इसके बाद क्या कहता है कि शेष राशि को 8% की दर से 3 वर्ष बाद ब्याज सहित 19,840 रुपये का भुगतान करके चुकता किया। मोटरसाइकिल की मूल कीमत क्या थी। देखो क्या कहता है, मोटरसाइकिल की जो भी कीमत थी हमें नहीं पता मूल, उसने क्या किया 15,000 रुपये का उसने तत्काल भुगतान कर दिया जब मोटरसाइकिल खरीदने गया तब। बाकी जो पैसा बचा हमें नहीं पता वो कितने की मोटरसाइकिल थी, बाकी पैसा मैंने मान लिया X रुपये का था। उस बाकी पैसे पे उसने क्या किया, इस मूल पैसे पे बाकी उसका जो है 8% के दर पे इसी पैसे का 3 वर्ष का उसने ब्याज, ये बेटा SI का फार्मूला है। ठीक है, इस पे ये ब्याज, ये मूल कीमत है और इस पे ये ब्याज है। ठीक है, 8% का 3 वर्ष के बाद ब्याज सहित जो है उसने मूल कीमत पे, जो मूल कीमत मतलब ये है जो बचा हुआ जो राशि है, कहना मूल कीमत तो हमें पता ही नहीं, इसका मूल कीमत तो हमको फाइंड आउट करनी है। मतलब 15,000 रुपये तत्काल जमा कर दिए, जो बची हुई जो कीमत है ना, वो बची हुई कीमत ये X है, इस पे उसने ब्याज दिया और ब्याज देने के बाद 19,840 रुपये का जो है उसने जो है टोटल पैसा भुगतान करके ख़त्म कर दिया। तो यहाँ से उस शेष राशि को अगर मैं निकाल दूँ ना, तो उस राशि को, ये शेष राशि अगर X की वैल्यू फाइंड आउट कर दूँ तो वो 15,000 में अगर मैं ऐड कर दूंगा तो मोटरसाइकिल की मूल कीमत आ जाएगी और इस ब्याज को हम ऐड नहीं करेंगे फिर। ठीक है, तो एक बात बताओ, यहाँ से अगर मैं फाइंड आउट करूँ तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और यहाँ पे 4 25 टाइम में 100 हो जाएगा। तो 25 से कम 25 हो जाएगा और 3 दूनी 6 ऊपर आई, तो 25 6 कितना होता है 31 X/25 बराबर आपका हो जाएगा 19,840।
40। तो अब मैं आपको कर दूं बेटे 31 से डायरेक्ट डिवाइड करने वाला हूं, ध्यान रखना। 31 से करते हैं बेटे, 3 तो 31 छिका कितना हो जाएगा बेटे 188, नहीं 31 छिका 186 होगा, ठीक है ना, एक है ना, 6 बार में 6 होगा, तो 31 छिका 186 आपका बचेगा बेटे 12। तो 3 चौका 12 और 31 चौका 124 हो जाता है, बाद में 0 आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। 25 से बेटे मल्टीप्लाई कर देंगे 640 की, 0 एज इट इज रहेगा, 25 चौका 100 का 0 कैरी 10, और 25 छिका 150 और 10 कितना होता है बेटे 160। तो आपको क्लियर हो गया होगा, जो शेष राशि जो उस मोटरसाइकिल की थी वो 16,000 रुपये की थी, जिस पर ब्याज के साथ 3 साल का 8% पे 19,840 रुपये में वो मोटरसाइकिल को ख़त्म किया गया था ब्याज। तो अब आपको क्लियर कर दूं कि ये जो बचा हुआ जो राशि है उसमें मैं अगर जोड़ दूं 15,000 रुपये को, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि वो जो मोटरसाइकिल की जो मूल कीमत थी वो 31,000 रुपये थी, जिसका ऑप्शन नंबर ए आंसर है। उम्मीद करता हूँ बेटे मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आएगा। मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको समझ में आए तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और एक लाइक जरूर हिट कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटे, साथ में कमेंट करके मुझे बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि सुप्रिया 3600 रुपये 9% वार्षिक दर पर 3 वर्षों के लिए तथा एक अन्य राशि 12% दर पर उतने ही समय के लिए उधार दी। यदि पूरी राशि पर उसको 11% दर से ब्याज प्राप्त हुआ हो तो कुल कितनी राशि उधार लगाई। देखो एक बात बताऊँ, उसने ये बता दिया जो पहली राशि है वो 3600 रुपये को 9% के दर पर 3 वर्षों के लिए उसने उधार पे दिया है, बट दूसरी राशि का नाम उसने नहीं लिया, बट उसने ये बता दिया कि पूरी राशि पर 11% के दर से ब्याज प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो एक बात बताऊं, ऐसे क्वेश्चंस को हम एलिगेशन से सॉल्व करते हैं, ध्यान रखना। जब पहले का दे दिया है आपको परसेंट, दूसरे का दे दिया और इसके बाद दोनों पे उसने बता दिया कि इतने का ब्याज प्राप्त हो गया है या लाभ प्राप्त हुआ है, तो ये समझ लो बेटे कि ऐसे क्वेश्चन हमारे एलिगेशन से सॉल्व होते हैं। तो पहली जो राशि है हमें दे रखा है वैसे तो उसका परसेंट हमको पता है, दूसरी वाली का परसेंट पता है, और हम दोनों में जो आपको जो ब्याज प्राप्त हुआ है उसका पता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे एलिगेशन से, 12 में से 11 गया 1 आ जाएगा और 11 में से 9 गया यहाँ 2 हो जाएगा। तो 1:2 के अनुपात में वो राशि हो गई है, ठीक है। तो पहली राशि आपकी 3600 रुपये है ना, तो 1 के अनुपात में 1 अनुपात जो है वो 3600 के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो 9% पे जो राशि लगी है वो 3600 रुपये है, जो 1 के अनुपात में, तो वो 3600 के बराबर हो जाएगा। दूसरी राशि का उसने बताया नहीं है, दूसरी राशि मैं बता दूं तो ये 2 का अनुपात है इसका मतलब मैं अगर इस एक बराबर मेरा 3600 है तो मैं बोथ साइड 2 से गुणा कर दूं तो 7200 की राशि दूसरी हो जाएगी, ठीक है। बट वो पूछ रहा है कुल कितनी राशि, तो मैं बताऊं पहली राशि 1 है, दूसरी राशि 2 है, दोनों को जोड़ देंगे कुल राशि हमारी 3 के बराबर हो जाएगी। तो इस 3 की मतलब मेरा 1 है तो उसका 3600 है ना, तो पहली वाली राशि मेरी, तो मान लो मैं 3 की बोथ साइड गुणा कर दूं तो जो है ना कुल राशि निकल जाएगी। तो देखो बेटे 3 की तरह गुणा कर दूं तो 6 3 18 का 8, कैरी 1 3 3 9 1 10, 10,800 रुपये की राशि, तो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बेटे मेरा पढ़ाया हुआ आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो पहली राशि आपको 3600 दे रखी जो 1 बराबर हमको पहले से ही पता है, ठीक है। तो 2 की अगर मैं गुणा कर दूं बोथ साइड तो आपकी ये वाली राशि निकल जाएगी, 3 की गुणा कर दूं तो टोटल ही निकल जाएगी राशि, ठीक है, क्योंकि दोनों का जो अनुपात का जो समय है वो टोटल राशि के बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटे सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि एक आदमी अपनी संपूर्ण भाग का 40% भाग 5% वार्षिक दर पर, शेष राशि का 3/4 भाग 4% वार्षिक दर पर तथा बची राशि 10% दर पर उधार दे दिया। यदि 2 वर्षों बाद कुल उसको 74 रुपये 20 पैसे का ब्याज प्राप्त हुआ हो तो संपूर्ण आय उसकी क्या थी। देखो एक बात बताऊँ, ऐसे क्वेश्चंस को मैक्सिमम मैं आपको 100 मान के सोल्व कराता हूँ, मैं 100 मान के सोल्व कराऊंगा, बट थोड़ा सा कन्फ्यूजन मत होना, ठीक है ना। मान लेते हैं कि उस आदमी की राशि 100 रुपये की थी और 2 वर्ष के बाद वो ब्याज बता रहा है, तो 2 वर्ष के लिए उसने उधार पे दिया है सब, ठीक है ना। तो इसका जो 40% है 40 रुपये हो गए। तो ध्यान रखना जब 40 रुपये का जो 40% भाग जो 40 रुपये है उसको 5% के दर पे उसने ब्याज पे दिया है। तो एक बात बताऊं, 40 का जो 10% होता है वो 4 होता है, और 4 को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो 5% आ जाएगा 2 रुपये। तो 40 रुपये पे 5% जो होता है वो 2 रुपये होता है। तो 2 साल का कितना हो जाएगा, 1 साल का 2 रुपये, तो 2 साल का 4 रुपये, तो 40 का कितना हो जाएगा बेटे 44 रुपये, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ, मैं एक काम करता हूँ, इस 44 रुपये पे मैं 4 रुपये का ब्याज अलग लिख लेता हूँ, मैं ब्याजों को अलग कर दूंगा तो इस ब्याज के बराबर कर दूंगा, ठीक है ना, तो संपूर्ण राशि निकल जाएगी। तो पहले 40 रुपये पे 4 रुपये का ब्याज आया है, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्या कहता है कि शेष राशि का 3/4 भाग, 40 में बचा कितना 60, तो 60 का अगर मैं 3/4 कर दूँ बेटे तो यहाँ देखो 4 एकम 4 4 पंजे 20 15 45 रुपये। अब जो बचा हुआ जो 45 रुपये है उस पर क्या कहता है कि वो जो है वो 4% के दर पे है। तो 45 का जो 1% होता है वो होता है 0.45, 4 से गुणा कर दूं तो बेटा ये हो जाएगा 45 दूनी 90 दूनी 180, तो ये 1.80 हो जाएगा 1 साल का। 2 से गुणा कर देंगे ब्याज निकल जाएगा 18 दूनी 36,
₹3.60 का ब्याज यहाँ से आ जाएगा। तो 4 + 3.60, बात समझ में आ रही है बेटे। इस 45 का 4% के हिसाब से जो है आपका 2 साल का ₹3.60 का ब्याज आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी जो शेष राशि की बात करता है कि बची हुई राशि को 10% पे उधार दिया है, तो बची हुई राशि कितनी होगी? देखो 40 और 45 कितना होता है? 85। आपका बचा कितना? 15, तभी तो 100 होगा। तो इस बची हुई राशि का 10% आपको क्लियर पता चल रहा होगा कि 1 साल का कितना हो जाएगा आपका? 1.5। ठीक है, तो 2 साल के लिए हमको निकालना था, तो ₹3 यहाँ से आ गया, तो ₹3 ये जुड़ जाएंगे। तो देखो 4 3 7 3 ₹10.60 के बराबर हो गया, नहीं हो गया? तो मेरा ब्याज तो 10.60 का है, तो उसका ब्याज कितना है? 74.20 का। तो मेरा 10.60 उसका 74.20 के बराबर हो गया। उम्मीद करता हूँ बेटा मेरा पढ़ाया हुआ आपको क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि मेरा जो ब्याज निकला है ₹100 पे, वो उसके 74.20 के बराबर निकल गया 10.60। तो कह रहा है कि उसकी संपूर्ण आय क्या थी? तो मेरी संपूर्ण आय तो 100 थी ना, तो मैं अगर अपने 10.60 को अगर मैं 100 बना दूं, तो उसका संपूर्ण आय निकल जाएगी, ध्यान रखना। तो देखो मेरे 2 पॉइंट यहाँ पे है, इसके पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा मेरे वाले से, मेरे 0 से ये 0 कट जाएगा। और देखो 106 जो होता है ये 7 बार में 742 हो जाएगा। तो मेरा ₹1 उसके ₹7 का बराबर हो गया। उम्मीद करता हूँ बेटे आपको एकदम क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, तो मेरा ₹1 अगर उसके ₹7 का बराबर है, तो मैं अगर 100 से बोथ साइड गुणा कर दूँ, तो मेरा ₹100 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो मैंने तो अपना 100 कर दिया ना, तो मुझे इधर भी 100 से गुणा करनी पड़ेगी, तो उसके 700 के बराबर हो जाएगा, जो इसका ऑप्शन नंबर सी है। उम्मीद करता हूँ बेटे मेरा पढ़ाया हुआ आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा आप लोगों को जो है एडवांस लेवल पे आना पड़ेगा, क्योंकि ये ज़रूरी है। ठीक है ना, जितना ज़्यादा आप मैथ्स में एडवांस लेवल पे आओगे, उतनी ही आपकी स्पीड बनेगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो मेरे पढ़ाने से रिलेटेड, तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए, मैं ज़रूर उसका सोल्यूशन करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि ₹2400 3 वर्षों के बाद साधारण ब्याज की दर से ₹3000 हो जाता है। यदि ब्याज दर 1/3%, 1/2/3% कम होता, तो मिश्र धन की नई राशि क्या होती है? एक बात बताओ। कह रहा है कि ₹2400 3 वर्षों के बाद साधारण ब्याज की दर से ₹3000 हो जाता है। तो हमको नहीं पता दर क्या है इसकी। ठीक है, 3 वर्ष में वो ₹3000 हो गया है। यदि ब्याज दर अगर इतना कम होता, तो मिश्र धन की नई राशि क्या होती? तो देखो अगर ब्याज दर जो कम होता ना, तो उसको पहले चेक करते हैं कितना कम होगी राशि। मान लेते हैं कि भाई ₹2400 पे जो भी ब्याज दर था, हमें नहीं पता क्या था, वो ₹3000 हो गया है। ठीक है ना, तो अब एक बात बताओ, अगर इस ₹2400 का मैं 1/2/3 को मैं अगर बताऊं, तो 1/2/3 बेटे होता है, 3 एकम 3 तो 5/3। तो अगर मैं इसका 5/3 दर कर दूं, ठीक है, और कितने साल के लिए कह रहा है ये? 3 वर्षों के बाद कह रहा है ना, तो 3 साल के लिए। ठीक है ना, तो अगर ये 3 साल के लिए 3 से गुणा कर दिया, अपॉन में 100 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो 3 से 3 कट जाएगा, 2 0 से 0 कट जाएगा। आपका बचा कितना बेटे? 24 पंजे 120 रुपये, 120 रुपये, ये 120 है, ध्यान रखिए। तो 120 रुपये जो है ना, मतलब कि कम हो गए जब इतने रुपए का, मतलब इतने % का जब ब्याज दर कम हुआ है। तो अगर 120 रुपया कम हो गया है ब्याज दर पे, ठीक है ना, इतना ब्याज दर कम होने पे 120 रुपये कम हो गए, तो आपको जो मेन ₹3000 जो हुए थे ना मिश्र धन, उसमें से आपको क्या करना पड़ेगा? 120 रुपये कम करना पड़ेगा। तो नया मिश्र धन आपका आ जाएगा, जो नई राशि होगी कम होकर। तो ये हो जाएगा बेटे 10 में से 8 गया 8, और यहाँ 9 में से गया 8, और ये हो जाएगा 228.80 रुपये हो जाएगा, जो इसका ऑप्शन नंबर सी है। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जो भी आपका दर से जो भी पैसा हुआ था, हमें नहीं पता कितनी दर थी, बट जो नया दर जो कम हुआ है, उस दर को हमने, जो भी वैल्यू कम हुई है, उसको हमको मिश्र धन में से माइनस कर देंगे, तो नया मिश्र धन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटे सोल्व करते हैं। कह रहा संतोष अजय को 12,000 रुपये 6/1/4% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर उसने कर्ज दिया है। 9 माह के बाद जो है, 9 माह के बाद अजय जो है मूल राशि तथा ब्याज के रूप में घड़ी संतोष को वापस कर दिया। घड़ी की कीमत क्या थी? देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ऐसे ही क्वेश्चन तो पेपर में आते हैं कि संतोष ने जो है इतने के दर पे उसने अजय को जो है कर्ज दे दिया। 9 माह के बाद अजय ने क्या करा? मूल राशि भी दे दी, और साथ साथ उसने घड़ी भी एक दी। तो घड़ी की कीमत बता दो। तो देखो इसको किस तरीके से हमको सॉल्व करना है। देखो क्या कहता है कि जो भी उसने, मतलब 12,000 रुपये का तो उसने कर्ज दिया है 6/1/4% के दर पर। ठीक है, तो इसका मैं जो 6/1/4 जो है, उसको मैं क्या लिखूंगा बेटे? ध्यान रखना, 25/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25/4। तो ये हो जाएगा 25/4। ठीक है, कितने 9 माह की बात कर रहा है, तो साल में करने के लिए बटे 100 तो होता ही है, हमें 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आपका ईयरली बेसिस आ जाएगा। तो यहाँ से इसका ना कर्ज निकल जाएगा कि कितना का उसने ब्याज जो है कमाया है संतोष ने अजय को देके। ठीक है ना, तो एक बात बताऊँ, यहाँ से देखो अगर मैं आपको बताऊँ, तो ये जो 4 है, ये अपोन वाले के साथ ही एक तरह से मैं आपको क्लियर कर दूँ। मैं आपको, रुक जाओ, मैं काट देता हूँ डायरेक्टली। देखो ये क्या हो जाएगा? 2 0 से 2 0 कट जाएगा,
और ये 12 से मैं काट दूँ तो 12 दहाँ पे 120, ये 10 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको मैं क्लियर कर दूँ तो बेटे ये वैल्यू जो हो जाएगी 25 की 10 से गुणा करेंगे तो 250 और गुणा 9/4। ये वैल्यू क्या आ गई, ये आपकी ब्याज की वैल्यू आई है। किसकी, क्योंकि एसआई का फार्मूला है ना। तो अब एक बात बताओ, कह रहा है कि वो अजय तो मूल राशि दे रहा है और साथ में ब्याज के रूप में घड़ी देता है, तो घड़ी की कीमत क्या है। तो ये ब्याज ही ब्याज है, ये घड़ी की कीमत है। ये मूल राशि तो 12,000 थी भाई। इस 12,000 में एक बात बताओ, उसने 12,000 रुपये पे उसने ब्याज दिया है ना, तो 12,000 तो वो अपने आप ही दे देगा ना, ये तो ब्याज के पैसे हैं ये। ठीक है ना, तो 12,000 रुपये तो उसने वापस कर ही देगा वो। बट ये जो ब्याज के पैसे हैं ये घड़ी की कीमत है, ध्यान रखना। मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ, अभी भी बता रहा हूँ, क्लियर कर दे रहा हूँ एकदम। ठीक है ना, तो अब इससे क्या करना है मुझको, मैं पहले मल्टीप्लाई करके तभी डिवाइड कर लूँ। तो 0 का 0 हो जाएगा यहाँ से बेटे, 5 निम 45 का 5 कैरी 4, 9 दूनी 18 और 4 22। तो 22 50 बेटे 4 है, डिवाइड करते हैं, 4 पंजे 20, कितना बचेगा 2, फिर 4 6 24, फिर 1 बचेगा, फिर आपका 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 पॉइंट लगा के तो 562.5 आ गया, जो इसका ऑप्शन नंबर ए है। उम्मीद करता हूँ आपको बेटे क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये जो ब्याज है ना, ये साधारण ब्याज दर पे जो उसने कर्ज दिया वो ब्याज के पैसे की घड़ी है। बाकी मूल राशि तो 12,000 उसको जमा करना ही है, उसने कही दिया है कि मूल राशि और ब्याज के साथ उसने घड़ी जमा वापस की है। तो मूल राशि तो 12,000 वो करेगा ही करेगा, तो ब्याज के पैसे डायरेक्ट ही आ गए हमारे। उम्मीद करता हूँ बेटे मेरा पढ़ा हुआ एकदम क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति 2,800 रुपये को 2 भागों में बांटकर पहले भाग को तो 10.5% दर पर तथा दूसरे भाग को 7.5% दर पर उधार दे दिया। 3 वर्षों के बाद यदि उसे कुल 774 रुपये साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ हो तो 10.5% पर दी गई राशि क्या है। एक बात बताओ, वेरी इजी तरीके से आपको सोल्व कराऊंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा ये क्वेश्चन इतना इजी कैसे हो गया। देखो क्या कहता है, 2,800 रुपये को उसने 2 भागों में बांटकर पहले भाग को तो उसने 10.5% पर और दूसरे भाग को 7.5% पर उसने उधार दे दिया। ठीक है, तो हमें नहीं पता कि पहला भाग कितना है और दूसरा भाग कितना है, बट उसने ये कहते हैं कि 3 वर्षों के बाद यदि उसे कुल 774 रुपये का साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ तो 10.5% पर दी गई राशि क्या है। देखो एक काम करते हैं, पहले भाग पे उसने कितने पे दिया है, 10.5% पे दिया है, 10.5%। ठीक है, और दूसरा कितने पे दिया है उसने, 7.5% पे दिया है। तो वो क्या कहता है कि साधारण ब्याज के रूप में ना 3 वर्षों के बाद उसको 774 रुपये प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कितना प्राप्त हुआ है, 774 रुपये साधारण ब्याज के रूप में। तो अच्छा, इसको तो एक्स मान के सोल्व कर लेते हैं, ऐसे में तो इसमें जो है मुझे इसका फिर परसेंट बनाना पड़ेगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है ना, कम तो एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि पहले जो राशि उसकी एक्स है, तो एक्स पे उसने क्या करा, 10.5% के ब्याज पे। ठीक है, 3 वर्षों पे उसने यहाँ से उसका ब्याज निकल जाएगा और दूसरी राशि हम क्या कर लेंगे, 2,800 माइनस एक्स मान लेंगे। ठीक है, इस पर अगर मैं 100 अपॉन में कर देता हूँ, ठीक है, तो ये कितने परसेंट का है, 7.5 का परसेंट का हिसाब है और इसका भी 3 साल का है, ये हो जाएगा आपका। ठीक है ना, तो वो क्या कहता है कि ये टोटल जो ब्याज है ना, ये ब्याज किसके बराबर कर रहा है, वो 774 के बराबर बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट कर लें तो उसको जो है 2,800 में से घटा देंगे एक्स को, तो हमारी जो है ना वो वाली वैल्यू आ जाएगी जो 10.5% वाली जो जो राशि है वो निकल जाएगी। ठीक है ना, तो अगर मैं यहाँ से आपको क्लियर कर दूँ तो देखो बेटे, इजी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, इसको देखते हैं कैसे होगा। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे 3/100 में कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 3/100 हमारा कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा बेटे, यहाँ पे बचेगा 10.5x। ठीक है, तो यहाँ बचेगा 10.5x और यहाँ बचेगा बेटे प्लस का। ठीक है, ये बचेगा आपका, यहाँ बचेगा 2,800 गुणा 7.5। ठीक है, और यहाँ बचेगा बेटा माइनस के 7.5x। क्या बचेगा, माइनस के 7.7 है, ध्यान रखना 7.5x। ठीक है, बराबर 774। अब आपको मैं क्लियर कर दूं तो 3 से मैं डायरेक्ट काट दूंगा सामने वाली वैल्यू को, क्योंकि ये तो सब ब्रैकेट में, यहाँ तो कोई मतलब नहीं है। तो 3 दूनी 6। ठीक है, 2 आ गया यहाँ से। इसके बाद आपका क्या बचेगा, 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24, तो 258 यहाँ से आ गया। अब आपको देखो बेटे 10.5 में 7.5 जाएगा तो यहाँ आएगा 3x। ठीक है, तो 3x। ठीक है, और आपका जो है 3x हो गया ये अंदर, और आपका ये 2,800, ये जो है आपका 2,800 की 7.5 से गुणा कर दूँ तो आपकी जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी प्लस के 75 की 280 से गुणा करनी है। ठीक है, तो 280 का 0 तो एज इट इज रहेगा, 75 की 28 से गुणा कर देते हैं
तो आपको मैं क्लियर कर दूं तो ये 28 को अगर मैं 75 से गुणा कर दूं तो 8 पंजे 40 का 0, कैरी 4, तो 8 सत्ते 56 और 5 दूनी 10 66 और 4 70 का 0, कैरी 7 और 7 दूनी 14 और 7 23। तो यहाँ से आ जाएगा बेटा 23। ठीक है, तो 2300 हो जाएगा ये। तो 2 जीरो तो पहले से ही है, तो 2300 ये और 1 जीरो एक्स्ट्रा पहले से था। ठीक है ना, तो 3 जीरो यहाँ से हो जाएंगे। अब आपको मैं क्लियर कर दूँ तो बेटे यहाँ पे जो है ना आपका 258 तो है ही, और ये नीचे वाला 100 जो है गुणा में भेज देते हैं उधर। ठीक है, 25,800 हो जाएगा। तो देखो 3x बराबर जो है, अगर मैं 25,800 में से अगर मैं 23,000 माइनस कर दूँ तो मेरा कितना बचेगा बेटा 2,800। ठीक है, तो अब आपका जो है यहाँ से वैल्यू आ जाएगी। एक सेकंड, यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है कुछ। ये 23,000, देखो ये 28 की गुणा किससे करनी थी, मुझको 75 से करनी थी। 8 पंजे 40, कैरी 4, तो 8 8 सत्ते 56 और 10 66। ओहो, 66 और 4 70, कैरी 7 और 7 दूनी 14 और 7 21। ये 21 है, ये 21 आएगा बेटा, ध्यान रखना यहाँ 21 है ये। ठीक है ना, ये 23 नहीं है 21 है। तो यहाँ बेटे आपका 25,800 में से अगर 21,000 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 4,800। अब क्लियर हो गया, क्योंकि 3 से टेबल से कटना जरूरी है। ठीक है ना, तो 3 से अब ये कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 6 18 0 0। तो 1,600 रुपये की जो है आपकी ये वैल्यू आई है जो एक्स आपने माना था। ठीक है, जो 10.5% पे जो है उसने जो दिया है, तो इसका आंसर 1,600 रुपये हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा बेटा। ठीक है ना, तो जो 2 भागों में बांटा था, तो पहला भाग 10.5% की दर पे था ना, तो पहले को तो मैंने एक्स माना था, तो इसको कह रहा है कि 10.5 पर दी गई राशि का क्या है, तो आपका डायरेक्ट 1,600 आ गया ना एक्स की वैल्यू। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटा सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि सुरेश के पास 60,500 रुपये हैं, जिसे वह अपने 3 पुत्रों ए बी सी के बीच वितरित कर 20% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष, 4 वर्ष और 5 वर्ष के वर्षों के लिए एक बैंक में वो जमा कर देता है। ठीक है ना, तीनों के बीच में ए बी सी में अलग अलग वितरित करके 20% के ब्याज पे उसने क्या किया, 3, 4 और 5 साल के लिए बैंक में जमा कर दिया। ठीक है, यदि तीनों स्थितियों में मिश्रधन प्राप्त समान हुआ हो, समान मिश्रधन प्राप्त हुआ, ध्यान रखना, तो सी के नाम पर कितने रुपए बैंक में जमा किए गए। देखो ए का जो मिश्रधन होगा, देखो ए का जो भी राशि उसने जमा की है उसके ऊपर उसने क्या किया होगा, उसने इस पर ब्याज दिया होगा किस हिसाब से, 20% पे 3 वर्ष का। तो इसका बेटे जो है ए प्लस इसी ए का ब्याज कितना का होगा बेटे, 20% का 3 साल का बटे 100। बट ये आपका निकल गया बेटे मिश्रधन। दो कह रहा है कि तीनों को समान मिश्रधन मिले हैं, तो पहले वाले का मिश्रधन दूसरे वाले का मिश्रधन बी वाले के बराबर होगा। तो बी प्लस इसी बी का 20% का, इसका कितना साल है बेटे, 4 साल का है, तो ये ब्याज आपका हो गया। ठीक है ना, फिर ये देखो पहला मिश्रधन, दूसरा मिश्रधन, अब तीसरा मिश्रधन सी वाले पे, इसके मूल पे इसका ब्याज चेक करते हैं। तो इसका बेटे 20% का 5 साल का हो जाएगा बटे 100। अगर मैं यहाँ से, ठीक है ना, तो अगर मैं इनका रेशो फाइंड आउट कर लूँ ना ए बी सी का, तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि हम इनके पता चल जाएंगे कि ये कितने कितने रुपए जमा किए हैं। ठीक है, तो एक बात बताओ, देखो यहाँ पे 20 पंजे 100 हो जाएगा, 5 आ गया यहाँ पे, ये 20 पंजे 100 हो जाएगा, 5 आ गया यहाँ पे, 20 पंजे 100 हो जाएगा, 5 आ गया यहाँ पे, 5 से 5 कट जाएगा इसका। अब मैं आपको बता दूं बेटे, तो देखो ये हो जाएगा, ये 5A, 5 की ए से गुणा करेंगे, 5A प्लस 3 है, 3 ये वाला। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटे 8A बटे 5, तो ये हो जाएगा 8A बटे 5 बराबर आपकी बी की वैल्यू चेक करते हैं, तो 5B और प्लस 4B ये हो जाएगा 9B बटे 5 और बराबर यहाँ आ जाएगा बेटे, ये तुम्हारा यहाँ कोई 5 5 नहीं है, सब कट गए हैं, तो यहाँ डायरेक्ट 2C हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं ए और बी का रेशो चेक करूँ तो आपको बताऊँ बेटे, तो ए और बी को अगर मैं चेक करता हूँ रेशो को, इन दोनों को, तो नीचे वाले 5 से 5 कट जाएगा, तो ए रेशो बी की जो वैल्यू आ जाएगी वो मैं बता दूँ आपको क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी बेटे 9:8। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। 5 से 5 कट जाएगा, 8 अपॉन में चला जाएगा ए रेशो बी के। ठीक है, तो पहले वाले का रेशो तो मैंने निकाल लिया, अब बी और सी का देख लेते हैं। तो अगर बी और सी का रेशो मैं चेक करूँ बेटे, ये पहला हो जाएगा, बी और सी का देख लेते हैं, तो बी रेशो सी की वैल्यू देखो बेटे क्या हो जाएगी, 10:9 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा, 5 दूनी 10 और 9। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तो बी 8 है और यहाँ पे बी क्या है बेटे 10 है, तो हमारे बी अलग अलग नहीं होने चाहिए, नहीं तो फिर रेशो नहीं बनेगा, ध्यान रखना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 40 बनाने के लिए 5 से गुणा और यहाँ पे 40 बनाने के लिए 4 से गुणा। तो अगर मैं 5 से गुणा पहले वाले में कर देता हूँ ए रेशो बी में, तो बोथ में करना पड़ेगा, तो ए रेशो बी जो हो जाएगा, तो अगर मैं बोथ साइड 5 से गुणा कर दूँ
तो 9 पंजे 45 हो जाएगा और रेशो ये हो जाएगा 8 पंजे 40। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे भी बी 10 चौका 40 हो जाएगा। मैंने बोथ साइड से बी बराबर कर दिया, तो यहाँ पे 4 से गुणा करनी थी बोथ साइड, तो यहाँ 9 चौक 36 हो जाएगा, तो यहाँ पे बेटे 36 हो जाएगा सी के वैल्यू। तो तीनों का मेरा रेशो निकल गया। अब मेरे लिए इजी हो गया, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। तो कह रहा है भाई टोटल तो 60,500 थे ना, तो 60,500 का सी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना, तो आपकी मर्जी है, अब तो इजी कर लोगे, अब तो आप लोग खुद भी कर सकते हो, बट मैं आपको बता देता हूँ। तो इस 60,500 का सी की वैल्यू कितनी है, 36 बटे में इन तीनों का सम। तो देखो 6 5 11 का 1 हो जाएगा और तीनों का सम कर देते हैं, तो 4 3 7 4 11 और एक कैरी जो था वो 12 121 हो जाएगा। तो आपको मैं क्लियर कर दूं, तो देखो बेटे ये हो जाएगा 12 पंजे 60, ठीक है ना, 120 पंजे 600 होता ना, तो 121 पंजे 605 हो जाएगा। तो यहाँ से डायरेक्ट बेटे 5 बार में खत्म हो गया, 605 और 2 जीरो आपका बच जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। तो 36 की अगर 500 से गुणा करोगे तो आपकी वो वैल्यू आ जाएगी सी की जो उसने जमा किए थे बैंक में। तो देखो आपको मैं बताऊँ, 2 जीरो तो आपके रहेंगे ही रहेंगे, मैं इधर इसको ऊपर कर देता हूँ। तो जो जीरो तो आपके पहले से ही रहेंगे 36 की जो 500 वाले हैं। अब 5 की 36 से गुणा कर दो, तो 5 6 30 का जीरो, 5 से गुणा करेंगे तो कैरी आएगा 3, अब 5 दिया 15 और 3 18, 18,000 रुपये उसने सी के नाम पर जो है बैंक में जमा किया था, जो इसका ऑप्शन नंबर डी ही आंसर है। देखो इसके नीचे इसका आंसर लिखा हुआ है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, थोड़े लेंथी क्वेश्चन है, बट यह है कि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ज़्यादा समय नहीं लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। कह रहा है ए की आय का आधा, बी की आय का 3/4 तथा सी की आय का 2/5 भाग सभी आपस में बराबर है। वे क्रमशः 5 7 और 10% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए अपनी आय को उधार दे, तो कुल 10,640 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त होंगे। तो सभी की कुल आय क्या है, देखो इसको भी बिल्कुल उसी की तरह ही सॉल्व करना, ध्यान रखना। ठीक है ना, तो एक बात बताओ कि उसका आय तो हमको जो है पता नहीं है क्या है, तो उसने क्या करा कि जो ए की आय का जो आधा है वो बी की आय का 3/4 और सी की आय का 2/5 आपस में सही बराबर है। तो अगर मैं ए की आय का आधा कर दूं तो a/2 हो जाएगा। ठीक है, और फिर बी की आय का 3/4 तो 3/4 बी के बराबर हो जाएगा, और फिर सी की आय का 2/5 सी के बराबर हो जाएगा। सभी आपस में बराबर है, कर दिए बराबर। यहाँ से मुझे ए बी सी का रेशो बनाना है। रेशो बनाने के बाद फिर इसको फार्मूले में पुट करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। देखो अगर मैं इसका रेशो बनाऊँ तो मैं आपको क्लियर कर दूँ, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, ये ए रेशो बी जो होगा ना, यहाँ से देखो ए रेशो जो बी की वैल्यू आएगी, रेशो ध्यान रखना। ठीक है ना, ये कुछ भी नहीं है, ये रेशो है यहाँ पे। तो ए रेशो बी की जो वैल्यू आएगी आ जाएगी आपकी, ये हो जाएगी बेटे 6 3 दूनी 6, 2 ऊपर चला जाएगा। 6/4 को मैं क्या बोलूँगा बेटे, 3/2। ठीक है, 6/4 को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, तो 6 का 3 हो जाएगा और 4 का क्या हो जाएगा 2। ठीक है, ए रेशो बी निकल गया यहाँ से। अब बी रेशो सी में अगर निकालना चाहूँ तो बी रेशो सी भी देख लेते हैं। तो बी रेशो सी, ये बी है, तो बी रेशो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटे, यहाँ से आपको मैं क्लियर कर दूँ तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, 4 दूनी 8 और बटे में 3 नीचे आ जाएगा, 5 3 15, तो 8/15 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे बी जो है 2 है और यहाँ पे बी कितना है 8 है। तो मुझे दोनों को बराबर करना है, तो यहाँ 4 से गुणा करनी पड़ेगी। तो ए रेशो बी का जो एक्चुअल जो रेशो है वो अब मैं इसे नीचे लिख लेता हूँ। तो ए रेशो बी जो है वो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बेटे 4 तिहाई 12 और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 दूनी 8। तो आपका जो एक्चुअल जो ए रेशो बी रेशो सी की जो वैल्यू आई है, अब मैं यहाँ से लिख देता हूँ। ए की वैल्यू नीचे 12 है तो 12 हो जाएगा, और बी की रेशो कितना है यहाँ पे आपका, बोथ साइड 8 है, 8 हो जाएगा, और सी की रेशो क्या है आपका 15 है। तो 12 8 15 का रेशो तीनों का बन चुका है। यहाँ तक तो मैंने आपको क्लियर करा दिया। अब क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल ईजी हो चुका है। अब वो क्या कहता है कि वो पहले वाले को 5% के दर पे, तो 12 को तुम्हें क्या करना है, अब इनको ये देखो, अभी ये रेशो निकले हैं आय के, यहाँ टोटल आय नहीं पता हमें, तो मैंने पहले वाले को 12x मान लिया। ठीक है, तो पहले 12 वाले x को 5% पे 2 साल का ब्याज यहाँ से निकल जाएगा। फिर दूसरे वाले का जो है क्या है बेटे आपका 8x का फिर ये 8x है। ठीक है, 8x का फिर 7% पे 2 वर्ष का ब्याज। ठीक है, यहाँ से निकल जाएगा। और तीसरा वाला आपका जो 15x है जो रेशो आय, ठीक है ना, ये रेशो बने हुए हैं, इनको आय को तुम्हें x मानना पड़ेगा। तो 15x का क्या कहता है कि 10% पे इसका भी 2 वर्ष का जो भी आपका ब्याज आएगा, ये सभी आपका 10,640 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से ये एक्स वाली वैल्यूओं को सबको ऐड कर देना है। ठीक है, और 10,640 के बराबर आपको हो जाएगा। यहाँ से इजी तरीके से आप लोग कर सकते हो। देखो 100 तो तीनों में कॉमन है ना, तो 100 को तो आप कॉमन ले लो। ठीक है, और आप तीनों को ऊपर वालों को ऐड कर दो। देखो 12 दूनी 24, 24 पंजे 120,
और ये 8 दूनी 16, 16 सत्ते 112। तो 120 और 112 कितना होगा, ये हो गया बेटा आपका 232। ठीक है, अब प्लस में ये वाला जोड़ लो, तो ये हो जाएगा बेटे 15 यहाँ पे 150, 150 दूनी 300, 300 ये हो गए, तो ये 532 के बराबर हो गया। तो 532 x बराबर अपॉन ये हो जाएगा 10 640। तो आपको पता है 532 दूनी कितना होता है 1064। तो 20 बार में ये चला गया और 100 आपका ये है, ये 100 गुणा में चला जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो रहा होगा। तो बेटे 20 की 100 से गुणा कर देंगे 2000 आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू किसकी आई है, ये अभी x की वैल्यू आई है। तो पूछ क्या रहा है, सभी की कुल आए। तो अगर x की वैल्यू 2000 आई है, मैं आपको अब क्लियर ही कर दूँ, सारा ही पढ़ा दूँ, ठीक है ना। तो अगर आपकी x की वैल्यू 2000 रुपये आई है, ठीक है ना, तो सभी की जो कुल आया तो तीनों को ऐड कर देते हैं। तो देखो 12 8 20 और 10 30 5 35, 35 से गुणा कर दो। तो आपका 35 दूनी कितना होता है 70 होता है, 3 जीरो आपके हैं ही। तो 70,000 रुपये इन तीनों की कुल आया, जो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बेटे मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया होगा। जरूर मेरे लिए एक लाइक जरूर हिट कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स।